हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। सो रिसेंटली अभी अपना आज बजट रिलीज़ होने वाला है और लास्ट अपना अभी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ है। बाय द वे, इस अभी जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ है इसको इकोनॉमिक सर्वे नहीं बोला जा रहा, इट इज़ मोर ऑफ एन इकोनॉमिक रिव्यू। इकोनॉमिक सर्वे आपका इलेक्शन के बाद दोबारा आएगा, राइट। आई विल शो यू ऑल दिस डिटेल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इन द वीडियो वेयर विच वी विल बी सीइंग इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। जो भी अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट बात करेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं जो अपने एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेंगी। एंड आई कैन टेल यू, इसमें से आपके एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी हैं, 74 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, बट मैंने आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए वो इसमें मेंशन कर दिया है। इस वीडियो के अलावा यू डोंट नीड टू कवर एनीथिंग फॉर योर इकोनॉमिक सर्वे। यहीं से आपका एग्जाम के लिए अपने इकोनॉमिक सर्वे इनफ है। यहीं से जो भी फैक्ट्स है, दीज आर इनफ फॉर योर एग्जाम। सो यू डोंट नीड टू लुक इनटू एनी अदर प्लेस, राइट। ओके, सो यस, इस वाले इकोनॉमिक सर्वे को रादर इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं बोला जा रहा, इकोनॉमिक रिव्यू बोला गया है, राइट। इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। बट बिफोर दैट कुछ माइनर डिटेल्स देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, कि इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कौन करता है और कैसे क्या होता है। सी, इकोनॉमिक सर्वे जो है अपना, ये हमेशा आपको ऑब्वियसली लाइक ये सर्वे 2022-23 वाला जो ईयर है, तो एक साल पीछे का चलेगा हमेशा। और बजट जो होता है, बजट हमेशा करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के लिए होता है एक तरीके से। वाई? लॉजिकल है। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब है कि जितनी हमारी इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म किया होगा उसका रिव्यू, उसका सर्वे करके आपको बताएंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, उसमें क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत थी, किन किन चीज़ों पे काम किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, राइट, और क्या क्या रिजल्ट निकले। तो वो पूरा जब हो जाएगा एक्शन तभी उसका रिव्यू करोगे ना। तो पिछले साल कैसा परफॉर्म किया वहीं बताएंगे आपको। और बजट जो होगा, बजट में बेसिकली आपके इस साल के लिए पैसा मांगा जा रहा है, गवर्नमेंट मांग रही है किससे, लेजिस्लेचर से, कि भाई हमें इस साल इतना खर्चा करना है, वी विल बी डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सो फॉर दैट वी नीड मनी। तो वो करंट ईयर के लिए आपसे पैसा मांगते हैं। तो दैट इज द रीजन बजट आपके लिए आएगा 23-24 का, और इकोनॉमिक सर्वे आएगा आपका 2022-23 वाला। आ रही है बात समझ में? तो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट, राइट। और एक नॉर्म के अकॉर्डिंग, सी, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट नहीं है इकोनॉमिक सर्वे हर साल निकालना ही निकालना, बट इट्स बेसिकली एक कन्वेंशन। तो इकोनॉमिक सर्वे जनरली आपका बजट से ठीक एक दिन पहले आता है, 1 डे बिफोर द बजट। तो आज अपना बजट था एक फरवरी को, आज बजट है, और 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कर दिया गया था, राइट। ओके, और इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कौन करता है? This is presented by whom? Is it presented by the finance minister? No, it is presented by the chief. एक second. It is presented by the chief economic advisor, right? It is presented by the chief economic advisor. Right? जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर बैठते हैं। आई बात समझ में? यस। ओके, नाउ आई विल रिपीट वन थिंग, कि इस अभी जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है इसको बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे नहीं बोला जा रहा। वाई? रीजन बीइंग बिकॉज अभी इंटरिम बजट प्रेजेंट होगा, इलेक्शन ईयर है। तो जब इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे अपने अप्रैल मई में, उसके बाद दोबारा प्रॉपर पूरा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाएगा। वो एक लेंथियर डॉक्यूमेंट होगा इससे भी। अभी सिर्फ एक 74 पेजेस का डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, जिसको बेसिकली रिव्यू कहा गया है, इकोनॉमी का रिव्यू। और 2 ही चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। अभी प्रेजेंट किया गया अपना इकोनॉमिक रिव्यू, जिसके अंदर आपके, या फिर इकोनॉमिक सर्वे कह लीजिए आप एक बारी के लिए, 2 चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। 74 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, राइट। सो और चैप्टर 1 में बेसिकली, ये चैप्टर 1 है अपना, इसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी ने परफॉर्म कैसा किया, लाइक 1991 से 1947 से लेके आपके 2014 तक का रिव्यू, उसके बाद 2014 से लेके 2024, तो 2014 तक कैसा परफॉर्म किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और लास्ट 10 ईयर्स की कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या क्या अप्स एंड डाउन देखने पड़े, क्या क्या चैलेंजेस एंड ऑल। तो वो बोल बच्चा ना ज़्यादा।
तो इस सारे के सारे डाटा में से 74 पेजेस के जो डॉक्यूमेंट है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अपने एग्जाम के लिए, हमें तो एग्जाम से फोकस रखना है कि हमारे एग्जाम में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या नहीं आ सकता, राइट। हमारा फोकस उसी पे रहना चाहिए। तो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर अपने एग्जाम वर्दी चीज़ें थी, आई हैव इसमें से छान के आपके लिए हाईलाइट्स वो सारी की सारी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, राइट। और चैप्टर 2 जो है, बाय द वे, चैप्टर 2 के अंदर क्या है बेसिकली, इसमें थोड़े बहुत डाटा सेट्स वगैरह होते हैं, बट अभी ज़्यादा डाटा सेट्स नहीं है, वो इलेक्शन के बाद रिलीज होंगे। क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स सी इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू जनवरी 2024, राइट। ओके, नाउ सी हियर हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है अभी? वी अनंत नागेश्वरन, राइट। He announced that there will be no economic survey this year, which is generally presented by the finance minister a day before the union budget. ये बजट की बात कर रहे हैं, राइट, कि आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट प्रेजेंट करते हैं, राइट। ओके, the chief economic advisor stated that the reason behind it is that 2024 is an election year. The full economic survey will be released before the full budget. Clear है, right? Okay. The report highlights India's commitment to sustaining economic growth, generating resources for the investment crucial for climate change adaptation and mitigation. The report said India can aspire to become a $7 trillion economy by 2030. आपको इस पूरे के पूरे डाटा सेट में से ना ये चीज़ रिमेंबर करनी है कि हमारा टारगेट क्या है, $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। सिंपल से डाटा सेट पूछ ले जाते हैं, कौन सा ईयर, 2025 दे देंगे, 24 आपको 2035 दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए $7 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा टारगेट है बाय 2030, 2030 तक का टारगेट है अपना। क्लियर है? ओके, नाउ जीडीपी ऑफ इंडिया, राइट, वुड ग्रो फास्टर देन 7.2% in financial 2024 even as the world. Okay, all right. So यहाँ पर एक जनरल कुछ ओवरव्यू जो दिए थे इसके अंदर, इसके प्रीफेस में ही थे बेसिकली, वहीं से मैंने डाटा सेट निकाला है आपके लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया ना अपने इकोनॉमिक सर्वे में, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑल्दो जो ग्लोबल इकोनॉमी है अपनी, ग्लोबली इकोनॉमी थोड़ी स्लो चल रही है और उसका ग्रोथ रेट सिर्फ 3% के अराउंड ही रहेगा, वहाँ इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और वी विल बी एबल टू अचीव मोर देन 7.2% ग्रोथ रेट इन दिस ईयर। क्लियर है? और दिस वुड बी द थर्ड स्ट्रेट ईयर व्हेन इंडियन इकोनॉमी वुड ग्रो बाय मोर देन 7%। जहां पूरी ग्लोबल इकोनॉमी 2-3% के अराउंड ग्रो कर रही है, वहां पर इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री, राइट, इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री जहां पर लगातार तीसरे साल 7% से ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखा जाएगा। जहां ग्लोबली बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, पेंडेमिक भी आया, उसकी वजह से रिसेशन आया, राइट, ग्लोबल में कई सारी जगह वॉर्स भी चल रही हैं, उस वजह से बहुत स्लो डाउन चल रहा है। क्लियर है? वहीं पर इंडियन इकोनॉमी 7% से भी ज़्यादा ग्रो करेगी फॉर कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स, ये बोला जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, राइट। ओके, नाउ let's see some of the important economic achievements highlighted by the economic survey of the Indian economy, right? Okay, so return हमारी जो कोविड मैनेजमेंट, राइट, कोविड के अंदर हमने जो मैनेजमेंट करी, इंडियन इकोनॉमी जो परफॉर्म किया, उसको काफ़ी स्टेबल लाने की कोशिश किया। ऑल्दो अभी भी हम रिकवरी मोड पे ही हैं, इट्स नॉट लाइक कि हम रिकवर कर गए हैं एकदम से, बट वी हैव रिकवर्ड वेरी वेल कंपेयर टू द अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ग्लोबली अगर कंपेयर करें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। All these things, by the way, are told by the economic survey, right? Okay. सबसे important चीज, India had now become the third largest fintech economy in the world after USA and UK. This is very important for your exam to note down. आपसे सीधा तो पूछा जा सकता है कि fintech company, largest fintech economy in the world कौन सी है? USA, UK, इंडिया, कई सारे ऑप्शन दे देंगे, तो इंडिया याद रखेंगे। India has now become, the third largest. India has now become the third largest fintech economy of the world, right? Third largest है, सबसे ऊपर कौन सी है? USA, UK, and then it is India, right? Okay. Now India has become the 4th largest stock market in the world, and it has surpassed Hong Kong. पहले Hong Kong 4th नंबर पे था, but अब India 4th largest stock market in the whole world बन चुका है। Clear है? This is very important.
ये सारे के सारे की पॉइंट्स होते हैं। अपने एग्जाम के लिए हमें छांटना पड़ता है, एग्जाम के लिए क्या वर्दी है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली क्या होगा, बखान होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थोड़ा बोल बच्चन भी ज़्यादा होता है उसमें, लेकिन अपने लिए जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो हमें निकालने का कार्ट होता है, वो हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ हमारे लिए एग्जाम वर्दी है। तो वही मैंने आपके लिए करके दिया यहाँ पर, राइट, सो दैट आपकी प्रिपरेशन ईजी रहे। और अबीपीडिया का यही टारगेट रहता है, इसी के लिए हमारे जो कोर्सेज है वहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइक बहुत सारी पीडीएफ भी अवेलेबल है हमारे पास, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है? यू कैन सब्सक्राइब ऑन टू अस, आप हमारे साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सो दैट आपको आपकी जो जर्नी है, एग्जाम की जर्नी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है, वो ईजी हो सके। क्लियर? ऑल राइट। And by the way, economic survey, as far as economic survey is concerned, this one video is your ultimate solution. यहाँ से ही आपका सारा कुछ कवर आराम से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें तो, राइट, ओके। देन MSME are also becoming increasingly dynamic with the government supportive. MSME पे तो हमारी गवर्नमेंट का फोकस, इनफैक्ट इंडिया के तो बैकबोन है, इंडियन आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो बैकबोन है MSME, द मिसिंग आपकी MSME, इसीलिए इस पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ही जाता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, और वहीं इस साल भी कंटिन्यू देखा गया है। MSME सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट भी दिखाया आपको। क्लियर? इट इज स्टिल कंटिन्यू ऑन द राइज। तो इस ट्रेंड को भी ज़्यादा पता होना चाहिए आपको, ना एक ट्रेंड भी देखना आना चाहिए कि MSME ग्रो ही कर रहा है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिक्लाइन हो गया, कुछ परसेंटेज दे देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि MSME ग्रोथ रेट पे ही है, डिक्लाइन नहीं कर रहा, राइट, ओके। देन द अडॉप्शन ऑफ GST अलॉन्ग विद यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स एंड इंक्रीज इंसेंटिव्स ऑफ प्रोडक्शन हैज एनहांस्ड द, ओके, सी हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, वो भी एनहेंस हुई है। क्यों? एक तो GST की वजह से, राइट, GST ने थोड़ा सा आपकी जो कलेक्शन का प्रोसीजर है वो इजी करा है, लोगों के लिए इजी करा है, काफ़ी सारे नॉर्म्स इजी हुए हैं, तो उस वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। GST ने हमारे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया है। और दूसरी चीज़, जो मार्केट है उसकी क्या होगी, यूनिफिकेशन होगी, तो उस वजह से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी डोमेस्टिक कॉस्ट बचती है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचती है, इस वजह से आपकी टैक्स कलेक्शन बचती है, राइट। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होती है राइडर गवर्नमेंट के लिए। जब लोग के पास अर्निंग ज़्यादा होती है तो टैक्स पे करना भी उनको दिक्कत नहीं, दे आर एबल टू पे टैक्सेस। देन जब अर्निंग कम होती है टैक्स भी कम आएगा ऑब्वियसली। जब लोग प्रॉफिट, टैक्स किस में से होगा, आपका प्रॉफिट में से। अब ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे लोग तो ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन टैक्स ज़्यादा पे करेंगे, और टैक्स इंडिया का भी, गवर्नमेंट का भी ज़्यादा बढ़ेगा उस वे में। आ रही बात समझ में? यस और नो? सो ऑल राइट, सो दीज टू रीजंस, आपसे सीधे से दो रीजन पूछे जाएंगे कि हमारे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन क्यों इंक्रीज हुआ। पहला रीजन GST, दूसरा यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स। क्लियर है? इसकी वजह से बहुत इंपैक्ट पड़ता है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है हमारा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इकोनॉमिक अचीवमेंट की बात करें अगर हम करें तो, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर विमेन एम्पावरमेंट, कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, क्या क्या रिजल्ट दिख रहे हैं उसके अंदर, राइट। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स, राइट। विद द प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर देखा गया कि विमेन के बैंक अकाउंट जो है इंक्रीज हुए हैं। कितने? 53% से 78.6%, 78.6%, राइट। अगर मैं हिंदी सही यूज़ कर रहा हूँ, अगर गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत देना, आराम से बता देना कि सर ऐसे ऐसे बोलते हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, राइट, कि आपको दोनों लैंग्वेज आपको समझ में आए। तो 78.6%, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, भूल चूक समझ लेना, ठीक है। बट माई इंटेंशंस आर प्योर, मैं जस्ट आपकी प्रिपरेशन जर्नी को ईजी करना चाह रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक कि आपको बस समझ में आए, फिर चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए यहाँ से, बस मेरा इतना ही टारगेट है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, तो कितने परसेंट है? 78.6%, राइट। 78.6% आपके अकाउंट होल्डर्स हो चुके हैं, विमेन अकाउंट होल्डर्स प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर, राइट। एंड आई एम होपिंग आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में पता होगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता, तो डोंट वरी, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अबीपीडिया, ये सब कुछ कवर होता है यहाँ पर, राइट। आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो सो दैट आपके ये वाले टॉपिक्स भी कवर होते रहे साथ के साथ। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब टू अबीपीडिया, राइट। हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देन yes, the female labor force participation rate FLPR, right, has hiked from 23% to 37%, like labor force के अंदर women का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 37% हो चुका है,
right? Okay, now skill India mission, startup India and stand up India, female participation is also growing in human capital formation. इंडिया के यहाँ पर आपको किसी पे फोकस करना होगा, यू नीड टू फोकस कि आपको यू हैव टू एंश्योर कि आपको ये जो 3 इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, इनके बारे में जरूर पता हो। आपको एंश्योर करना है कि आपको इन तीनों के बारे में पता हो, क्योंकि इनका इकोनॉमिक सर्वे मेंशन हो गया, तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों मिशन का क्या काम है, राइट, कौन सी मिनिस्ट्रीज हैंडल कर रही हैं, ये छोटे छोटे फैक्ट जरूर इसके बारे में पता होगा रहा हो, तो इंश्योर करना कि आप इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि इन तीनों मिशंस के अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन इज कंटिन्यूइंग ऑन द राइज, ज़्यादा के ज़्यादा लोग फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, देन द फीमेल ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, राइट, GR इज इन हायर एजुकेशन हैज क्वाड्रपल्ड। एजुकेशन के फील्ड के अंदर भी फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो फीमेल है दे आर गेटिंग इनटू द हायर एजुकेशन रेट। हायर एजुकेशन के अंदर आपको ज़्यादा फीमेल दिख रही हैं। अब कितना हो गया, अब 27.9% हो गया आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, राइट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट अब बात करते हैं आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, डिजिटाइजेशन की, इंडियन इकोनॉमी की। अब हमारे यहाँ पर ये डिजिटाइजेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, गवर्नमेंट इज़ ऑन दैट रोड एज वी ऑल नो, एंड ड्यू टू दैट इनफैक्ट हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक KYC, राइट, इलेक्ट्रॉनिक KYC, बिकॉज इंडिया ने हमारा एक प्रोग्राम है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन की वजह से ही हमारे जो KYC नॉर्म्स हैं वहाँ उसमें क्या हुई है, इंक्रीज हुआ है। KYC नॉर्म्स का इंक्रीज होने का मतलब है कि जो बैंक अकाउंट ज़्यादा खुल रहे हैं, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, लोगों का फाइनेंस के अंदर इंक्लूडेड किया जा रहा है। मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग फॉर्मलाइज इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ऑन द राइज एंड इट इज ऑलवेज अ गुड साइन कि जब भी फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं थ्रू eKYC। डिजिटाइजेशन विल ऑलवेज हेल्प बिकॉज इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका कम लगता है, बस डिजिटल ऐप को सेटअप करना होता है, बहुत सारी कॉस्ट सेव होती है, तो डेफिनेटली लोगों के लिए भी ईजी रहता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है उनकी, आपकी रीच बढ़ती है, राइट। ओके, देन फर्दर कंबाइंड विद वाइज इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है, स्मार्टफोन यूजेज, राइट, अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, जनरल पॉइंट्स हैं सारे के सारे। बेसिकली डिजिटाइजेशन बहुत इंक्रीज हुई है। यहाँ पर हमारे ना बेसिकली 3 चैलेंजेस को भी मेंशन किया गया है, जिसको हम लास्ट में फिर से एक बार देखेंगे कि देयर आर 3 challenges being faced by the Indian economics manufacturing sector, like the hyper globalization, right, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हाइपर ग्लोबलाइजेशन की वजह से थोड़ी सी इशू आ रहे हैं। देन आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। प्रोज हम सबको पता है कि इसकी वजह से काम एफिशिएंसी बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है, चीज़ें फास्ट होती हैं, आपका इनपुट, आपके जो आउटपुट है वो बढ़ता है। बट इसके जो नेगेटिव्स हैं वो क्या हैं? एक सबसे बड़ा नेगेटिव हमने एग्जांपल है लाइक डीप फेक, इसका मिसयूज भी हो सकता है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जगह मिसयूज भी होता है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत है कि उसका मिसयूज ना हो, पॉजिटिव साइड ही यूज़ हो इसको ज़्यादा ज़्यादा, राइट। देन एनर्जी ट्रांजिशन, अब ये क्या चीज़ है? एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके जो एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है कि अब काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो, क्योंकि हम जो डेवलप करते हैं चीज़ें, अब आपकी डिजिटाइजेशन होती है तो उस वजह से काफ़ी सारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म हो रहा है। तो अब फोकस है कि एनवायरनमेंट को सेव किया जाए, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऐसे ऐसे रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज वो वाले उसके जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट कम करें। बट द थिंग इज़ कि जो डेवलपिंग नेशंस है ना, वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स पे अपने डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि क्लाइमेट के लिए थोड़े से अनहेल्दी रहते हैं, अनहेल्दी प्रैक्टिस रहते हैं। बट डेवलप्ड नेशंस जो है दे कैन डेफिनेटली गो ऑन फॉर द बेटर एफिशिएंट एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स ऑफ एनर्जी। बट डेवलपिंग नेशंस नहीं कर पा रहे बिकॉज थोड़ा सा कॉस्ट की भी चीज़ें होती हैं और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी होती है। बट डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग के ऊपर फोर्स कर रहे हैं उनको कि भाई आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, पर वो कर नहीं पा रहे, तो ये इशू फेस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन वाला क्या है, एक इशू है, राइट। सो ये 3 इश्यूज को भी फोकस किया गया। अब हाइपर ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, इसको भी देख ही लेते हैं। हाइपर ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ थी कि सारे के सारे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, सारी इकोनॉमी खुल रही है, बाहर से लोग यहाँ पर आ पा रहे हैं, हमारे लोग यहाँ पर जा पा रहे हैं। बट सडनली ग्लोबली अभी क्या चल रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन फॉलो हो रहा है, बहुत जगह पर रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं। लेकिन जहाँ कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन ओपन हो गई है,
इकोनॉमी लिंक्ड हो चुकी है आपस में, लेकिन डी ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से अब हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है उसका, राइट, क्योंकि ट्रेड रुकता है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, लेकिन और वहीं इसी को हाइपर ग्लोबलाइजेशन बोला जा रहा है कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन तो होगी लेकिन कहीं डी ग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। सो दीज 3 इश्यूज आर मेंशन बाय द इकोनॉमिक सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और हाइपर ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली ये 3 पॉइंट्स है ना, ये आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन से ज़्यादा इन्वॉल्व है कि आपको जब डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स लिखने पड़ जाए तो वहाँ पर ये बता सकते हैं। इंटरव्यू जो होते हैं आपके, लाइक अभी आपके रिसेंटली आपके इंटरव्यूज है, वहाँ पर ये 3 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनसे रिलेटेड तो, कि सर हाइपर ग्लोबलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी ट्रांजिशन, दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स, राइट, जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन अब वेलफेयर स्कीम्स की बात करी गई है। अगेन बोल बचन है थोड़ा सा कि गवर्नमेंट जो है, राइट, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट यहाँ पर आपकी क्या बात आ गई, अंत्योदया की। हम कर रहे हैं ना अंत्योदया, कि जो बिल्कुल आपके डाउन ट्रोडन है उनका राइज करें, उनके उनको हेल्प करें राइज करने के लिए। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, अराउंड 13.5 करोड़ लोग अब बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, राइट। वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर नहीं है, गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, उनकी कंडीशन अच्छी हो गई बेसिकली। क्लियर है, ये बोला नीति आयोग ने। इनफैक्ट आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सिचुएशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। क्लियर है, ओके। और हमारे यहाँ पर जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर भी है, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर मेंशन। कितना हो गया, 47.1%। ये कुछ डाटा फैक्ट्स है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर है, ओके। नाउ दीज आर द चैलेंजेस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और आपका हाइपर ग्लोबलाइजेशन, अभी इनको कवर हमने कर लिया, राइट। सो दीज चैलेंजेस वर मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे। देन अगेन अब अपॉर्चुनिटीज की बात करिए कि कहाँ पर हम ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। स्किलिंग के अंदर, हेल्थ के अंदर, एनर्जी सिक्योरिटी, रिडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन, एमएसएमई सेक्टर, जेंडर बैलेंसिंग, यहाँ पर हम क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी ग्रो करने की। तो इन पे भी ये आर द की फोकस एरिया फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। ये बेसिकली वो वाले एरिया है जहाँ पर आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो भी होंगे ना, यू हैव टू रिमेंबर देम, ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अगर आ रही है आपकी नियर बाय फ्यूचर में भी, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट हो जाएगी। आपको बस उतना फोकस करना है, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये सारा का सारा आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे के लिए इनफ था, राइट। आपके एग्जाम से अगर कुछ आएगा इकोनॉमिक सर्वे में से तो यहाँ से डेफिनेटली कवर हो जाएगा। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।